गाइस ये न्यू मांगा था। सॉरी गाइस थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो। बाकी ये ट्राई मांगा है। अगर ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि इसे आगे कंटिन्यू करें या ना करें। बाकी पल पुराने मांगा के भी 2 एपिसोड अपलोड कर दूंगा क्योंकि आज घर में बहुत काम है तो एडिट नहीं कर पा रहा। और गाइस प्लीज सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। शुक्रिया दोस्तों। आज हम एक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है एक सज्जन पुरुष को जुनूनी पुरुष में कैसे बदलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें कहानियां जारी रखने में मदद मिले। ड्रामा शुरू कर। ड्यूक एस्टेट के अंदर का माहौल लोहे और मौत से भरा है। पत्थर की दीवारें गरज रही हैं, वहीं चमकीले लाल बालों वाली एक छोटी लड़की अपनी माँ की आंखों से रोशनी गायब होते देख रही है। इस दर्दनाक पल ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। एक पल में वो सिर्फ एक दुखी बच्ची नहीं रह जाती बल्कि एक ऐसी शख्स बन जाती है जिसे अपनी पिछली गरीबी की याद आ जाती है, जिसे अपनी पिछली गरीबी प्यारे उसे एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म आयरीन के रूप में हुआ है। एक उपन्यास में एक अतिरिक्त किरदार जिसका दुखद अंत होना तय है। इसे एक वेकअप कॉल के रूप में देखें। एक मिनट आप दुखी होते हैं, अगले ही पल आपको टैक्स फॉर्म और इंस्टेंट नूडल्स वाली पिछली जिंदगी याद आने लगती है। कॉल के रूप में देखें। एक मिनट आप दुखी होते हैं, अगले ही पल आपको टैक्स फॉर्म और इंस्टेंट नूडल्स वाली पिछली जिंदगी याद आने लगती है। आयरीन को एहसास हुआ कि वो एक त्रासदी में एक सहायक किरदार है, और सच कहूं तो वैसा ही हुआ। इस दुनिया में उसके पिता एक क्रूर व्यक्ति हैं, एक ड्यूक जो अपनी पत्नी से कभी प्यार नहीं करता था और अपनी बेटी को भविष्य के राजनीतिक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। कुलीनता के इस आवरण के नीचे इरेन अपने दिन दुष्ट सौतेली माँ की कहानी शुरू होने के लिए तैयार करती है। हालांकि जब नई डचेस आखिरकार आती है तो वो एक चीखती हुई राक्षस नहीं होती है, वो ठंडी चीनी मिट्टी की सुंदरता वाली महिला होती है। पीड़ादायक तनावपूर्ण चाय सेवा के दौरान मौन एक शारीरिक भार बन जाता है। दरार इरेन के कांपते हाथ उसे धोखा देते हैं और एक चाय का कप फर्श पर गिर जाता है। वो प्रहार, चीख या निर्वासन का इंतजार करती है, लेकिन डचेस उसे अस्पष्ट आंखों से देखती है। ये ठंडी अलग दयालुता आराम से ज्यादा खतरे की तरह लगती है। अधिकांश बच्चे टाइम आउट से डरते हैं। इरेन को डर है कि उसने अभी अपने निर्वासन के कागजात पचहत्तर किए हैं। हालांकि आपको ईमानदार होना होगा, अगर मौन निर्णय एक ओलंपिक खेल होता तो डचेस के पास स्वर्ण होता। एक डरावने शांत कमरे में टूटे हुए कप से ज्यादा बड़ा ड्रामा कुछ नहीं हो सकता। कप गिराओ और अपनी आत्मा खो दो, समझ गए? उसे पता ही नहीं चलता कि कहानी के पहिए घूम रहे हैं। बाद में घुटन भरे और फैले हुए हॉल से गुजरते हुए आयरीन आखिरकार उसे देख लेती है। गहरे बैंगनी बालों और डरावनी सुनहरी आंखों वाला लड़का वो मुख्य पात्र है, जिसके इर्द माइनस गिर्द ये पूरा काल्पनिक ब्रह्मांड घूमता है। बैंगनी बाल और सुनहरी आंखें, वो मूल रूप से एक चलता माइनस फिरता खतरा है। आयरीन के लिए इन सब वो एक चलता माइनस फिरता याद दिलाता है कि उसकी किस्मत पत्थर पे लिखी हुई है। उनकी आंखें एक पल के लिए मिलती हैं। हवा उस साजिश के वजन से चटकती है जिसे वो तोड़ना चाहती है। किस्मत के पहिए धीरे माइनस धीरे लेकिन निश्चित रूप से घूम रहे हैं। लेकिन आयरीन अब पीड़ित नहीं है। अगर कहानी में त्रासदी चाहिए तो उसे औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होगी। चलो रानी। पुनर्जन्म का चक्र एक भारी बोझ है, और डच के ठंडे आलीशान हॉल में खड़े उस छोटे लड़के के लिए ये एक ऐसी याद है जिसे वो भुला नहीं सकता। जैसे अपने पिछले जीवन, अपनी मौत, आग और अपने आखिरी पलों में मौजूद लाल बालों वाली लड़की की यादों से परेशान वो पाता है कि नियति ने उन्हें फिर से आमने माइनस सामने ला दिया है। वो लड़की को देखता है जो चमकीले लाल बालों वाली एक बच्ची है। जब वो एक कोमल जिज्ञासु मुस्कान के साथ उसके पास आती है, वो उनके बीच की खाई को पाटने की कोशिश करती है। उसकी आवाज नरम होती है जब उनके साथ भविष्य के बारे में बात करती है। वो उसे गर्मजोशी से देखती है जो उसकी छाया की दुनिया में बिल्कुल बेमिल लगती है। एक बार फिर उसकी उपस्थिति एक विश्वासघात की चुभती याद दिलाती है जिसे वो भूला नहीं है। वो अकड़ कर खड़ा रहता है, उसकी सुनहरी आंखें ठंडी और दूर रहती हैं, उसे अंदर आने से मना करती हैं। राहत थोड़े समय के लिए होती है। हालांकि जैसे ही उसके पिता ड्यूक कमरे में प्रवेश करते हैं, वातावरण एक अलग तरह की ठंड से भर जाता है। ड्यूक एक हार भेंट करता है, एक चमकता हुआ विरासत जो उम्मीद और वंश का भार वहन करता है। लड़के की प्रतिक्रिया बहुत ही भयानक है। वो पीछे हट जाता है, उसके चेहरे पर गुस्से और दुख का भाव आ जाता है। पर उसे अपने अतीत का एक ऐसा ही दृश्य याद आता है जब उसने अपनी माँ के दुख को कर्तव्य की खातिर नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ड्यूक दोनों बच्चों के बीच संबंध बनाने की कोशिश करता है, लड़का अपनी हद पार कर जाता है।
अंततः वो लड़की को एक मासूम साथी के रूप में नहीं बल्कि उस नियति के प्रति के रूप में देखता है जिससे वो बचना चाहता है, जिससे जब वह उसे सांत्वना देने या कुछ कहने के लिए उसके पास पहुंचती है तो वो भड़क जाता है। अचानक घृणा से भरकर वो उससे मुंह मोड़ लेता है। उसकी परछाई खाली गलियारों में दिखाई देती है। वो उसका नाम पूछने की भी जहमत नहीं उठाता। उसके लिए वो बस एक और भूत है। बुदबुदाता है, मुझसे फिर कभी बात मत करना। उसकी आवाज थकान और द्वेष के मिश्रण से कांप रही है। मैं इस सबसे तंग आ गया। वो उसे अकेला छोड़ देता है। भूरे रंग के समुद्र में लाल रंग का एक छींटा। मुझसे फिर कभी बात मत करना। प्रतिष्ठित हाँ, दिल दहला देने वाला हाँ। उसने उसका नाम तक नहीं पूछा। ये एक ऐसी तुच्छता है जो कम से कम एक बार मरने के बाद ही होती है। पिछली क्रूरता का एक दुस्वप्न आयरीन को झकझोर कर जगा देता है। एक निर्दय हत्या की गूंज अभी भी उसके कानों में गूंज रही है। उसके सपनों में वो एक त्यागी हुई छाया है, लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी उसके बेडरूम में पड़ती है वो इस दूसरे मौके को बचाने का संकल्प लेती है। वो 3 महीने से फिर से जी रही है, एक ऐसी दुनिया में भटक रही है जहाँ वो कभी अछूत थी, जहाँ वो कभी भव्य एस्टेट से किताबों का ढेर ले जाते समय आयरीन सीढ़ियों पर ऑटोन से मिलती है। वो वही व्यक्ति है जिसने उसकी सबसे काली यादों में जगह बनाई थी। फिर भी वो यहाँ है, युवा और उदासीन प्रतीत होता है। वो घबरा जाती है, अपनी किताबें गिरा देती है, लेकिन जल्दी ही एक विनम्र मुस्कान के साथ अपने दुख को छिपा लेती है। बर्फीले जंगल में उसे ढूंढते हुए आयरीन को बर्फीले वातावरण में एक बर्फीले धैर्य की दीवार के बीच खड़ा एक आदमी मिलता है। वो उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाता है और स्वीकार करता है कि उसे उसका व्यवहार डरावना लगता है क्योंकि उसमें दूसरों की तरह द्वेष या डर नहीं है। एटन की बेरुखी से घबराने के बजाय आयरीन हंसती है। सर्दी के मौसम में उसकी आवाज अच्छी लगती। वो उसके सिर पर एक स्नोबॉल फेंक कर उसे चौंका देती है, जिससे भारी तनाव दूर हो जाता है। आयरीन चिढ़ाते हुए कहती है, मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे जैसे इंसान की चिंता कर रही हूँ। उसकी आंखें विरोध से चमक रही हैं। वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रही, वो अपने दुखद इतिहास को फिर से लिख रही है। एक बार में एक स्नोबॉल कीचड़ से भरे चेहरे से ज्यादा कुछ नहीं कहता कि चलो दोस्त बन जाए। हंसी। बर्फ में उस दिन की यादें अभी भी उसके दिल में हैं, जैसे ठंड से कांपना। आयरीन बर्फ के बीच से उसका पीछा कर रही थी। उसकी आवाज खामोशी को तोड़ रही थी क्योंकि वो उसे गायब नहीं होने दे रही थी। जब उसने आखिरकार उसका हाथ पकड़ा तो वो कोने में फंसा हुआ जानवर लग रहा था, आधा थका हुआ और आधा गुस्से में। उसने वहां से हटने की कोशिश की। उसके दिमाग में ड्यूक और डचेस की ठंडी सीढ़ियां घूम रही थी। उसने वहां से हटने की कोशिश की। उसके दिमाग में ड्यूक और डचेस की ठंडी सीढ़ियां घूम रही थी, वो लोग जिन्होंने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन इरेन हिल ही नहीं। उसने उसे तब तक वहीं रोके रखा जब तक कि उसकी अवज्ञा आखिरकार टूट नहीं गई और वो उसके पीछे एस्टेट की विशाल घुटन भरी दीवारों पर वापस चला गया। चलो एटन, हम दोनों जानते हैं कि तुम उसकी मौजूदगी को पसंद करने लगे हो। दिखावा करना बंद कर दो भाई। अब मैनर के अंदर की जिंदगी अपनी ही तरह की सर्दी में है। इरेन हर चीज को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक छोटे जहाज के आकार की डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसे खाना खाने से ज्यादा पूछताछ जैसा लगता है। वो वहाँ भूत की तरह बैठा है, मुश्किल से अपने खाने को छू रहा है। उसकी आंखें बाहर निकलने की ओर दौड़ रही हैं। बाद में जब वे हॉल में चलते हैं तभी तनाव बहुत ज्यादा होता है। इरेन पास आती है, सहारा देने की कोशिश करती है और एटन लाल हो जाता है, साफ तौर पर घबराया हुआ और पूरी तरह से असमंजस में कि किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटे जिसकी वास्तव में परवाह हो। फिर उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वे डचेस के बेडरूम से गुजरते हैं, एक आदमी की आवाज भारी लकड़ी के बीच से आती है, धीमी और स्पष्ट, धीमी और स्पष्ट। ये एक ऐसा झटका है जो किसी शारीरिक चोट की तरह लगता है, क्योंकि ड्यूक को मीलों दूर होना चाहिए था। आयरीन का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति तुरंत काम करती है। आवाज को समझने से पहले वो आगे बढ़ती है और अपने हाथों को उसके कानों पर रखती है। उसका दिल उसके सिर से टकरा रहा है। वो इस घोटाले को रोकने के लिए बेताब है। उसे घर में पहले से ही गंदगी के एक और टुकड़े से बचाने की कोशिश कर रही है। आयरीन उसकी बेगुनाही की रक्षा के लिए मानवीय शोरगुल वाले हेडफोन लगा रही है। उसका दिल धड़क रहा है और उसका दिमाग बफर कर रहा है। सब गड़बड़ है। आयरीन अपना आपा खो रही है। वो डचेस के कमरे में उस संदिग्ध व्यक्ति की छवि को नहीं भूल पा रही है और डचेस द्वारा उसकी बातें सुनने के कारण उससे नफरत करने का विचार उसके दिमाग में एक बुरे गाने की तरह घूम रहा है। वो तब तक घूमती रहती है जब तक कि एटन ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ उसे रोक दिया। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन जिस तरह से वो उसे पकड़ता है उससे पता चलता है कि वो इस खौफनाक घर में अकेली नहीं है। कहते हैं कि काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं और मुझे यकीन है कि प्यार की भाषा शारीरिक स्पर्श है। उसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसे परवाह है, क्योंकि वो इसे दिखाने को तैयार। वो गलियारे में चलते हुए शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात एक लंबे सख्त आदमी से होती है जो ऐसा लगता है जैसे नाश्ते में अधिकार जताता हो।
वो उनसे पूछता है कि वो बाहर क्यों है और आयरीन का दिल उसके सीने में कसरत कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आपके माता माइनस पिता ने आपको चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर दी और पकड़ लिया। हाँ, कुछ ऐसा ही एहसास। वो बस एक बच्ची होने का नाटक तो करती है, लेकिन उसकी नसें भुन चुकी होती है। ड्यूक को उनकी हरकतों पर ज्यादा शक नहीं होता। जैसे ही वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा, आयरीन को चिंता होने लगी कि ड्यूक को डचेस के सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल सकता है और अगर उसे पता चला तो वो उसे भी बाहर निकाल सकता है। तो उसने डरने का नाटक किया और ड्यूक ने उनके सोने तक उनके साथ रहने का फैसला किया। आयरीन, प्रिय, मैं निराश हूँ। तुम डचेस के गुप्त संबंध को क्यों छुपा रही हो? क्या हम यहाँ धोखाधड़ी को बर्दाश्त कर रहे हैं या ये तुम्हारी जीवित रहने की लालसा के कारण है? आखिरकार आयरीन ने संगीत का सामना करने का फैसला किया और डचेस से मिलने गई। उसे एक खलनायक के एक आलाप या खतरे की उम्मीद थी, लेकिन डचेस अविश्वसनीय रूप से शांत है। उसने एक बड़ा धमाका किया। वो रहस्यमय व्यक्ति प्रेमी नहीं था, वो एक ट्रैकर था जिसे उसने एटन की असली मां को खोजने के लिए काम पर। आयरीन पूरी तरह से दंग रह गई। ठीक है, डचेस धोखा नहीं दे रही है, भगवान का शुक्र है। लेकिन गेल एक गुप्त संबंध से एक पारिवारिक गड़बड़ी को उजागर करने में बदल गया और उसे यकीन नहीं है कि कौन सा अधिक खतरनाक है। हेरफेर के इस उच्च समाज के जाल में एटन की सौतेली मां डचेस आयरन की तेज बुद्धि को पहचानती है और फैसला करती है कि वो एक साधारण व्यक्ति बने रहने के लिए बहुत अधिक सक्षम है। टाउस, डचेस ने आयरन को नजरअंदाज करना बेकार समझा और उसे अपनी निजी सहायक के तौर पर नियुक्त कर दिया। उसने आयरन की शिक्षा को आगे बढ़ाया और उसे डॉगल परिवार ट्यूटर दिए, विशेष ट्यूटर दिए। आयरन को एस्टेट का एक स्तंभ माना। एक आम इंसान जो बस अपना जीवन यापन करना चाहती थी, से डचेस की निजी सहायक बन गई। क्या तरक्की हुई! इस जबरदस्ती की गई तरक्की के कारण आयरन युवा मास्टर एटन के लगातार कांटेदार घेरे में आ गई। अपने अनिवार्य नृत्य पाठ के दौरान एटन आयरन के पैरों के काम की आलोचना करने के अपने बढ़ते जुनून को छुपाता है, हालांकि उसका गहन ध्यान उसके गहरे अधिकार को दर्शाता है। बैरन बोनेट के बेटे एट्रॉन बोनेट के बहादुरी के साथ आने पर यथास्थिति बिखर जाती है। चिंतित एटन के विपरीत एट्रॉन आयरन के साथ खुले तौर पर पेश आता है, साहसपूर्वक उसके हाथ चूमता है और उसकी चापलूसी करता है, जिससे वो घबरा जाती है। खैर, वे दोनों अच्छे दिखते हैं और अगर मैं इरेन की जगह होती तो मुझे चुनने में मुश्किल होती। मजाक कर, लेकिन सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अभी कदम उठाना होगा या तुम हार जाओगे। ये सीन किनारे से देखने पर केंद्रित है। उसका संयम उबलते हुए तीखेपन में बदल जाता है। जैसे ही वो ट्रॉन की हरकतों को देखता है, एटन की क्षेत्रीय प्रकृति एक खामोशदार भींचे गुस्से में सामने आती है। उसका आंतरिक गुस्सा। वो कमीना कौन है? एटन का आंतरिक संवाद मूल रूप से शुद्ध ईर्ष्या का डायल अप मॉडर्न शोर है। वो कमीना कौन है? प्रेम त्रिकोण में आपका स्वागत है बच्चे। हालांकि उन्होंने इसे शालीन रखने की कोशिश की, लेकिन एट्रॉन अपने अहंकारी स्वभाव से कुछ तार खींचने में कामयाब रहा। कुछ तार कल के घर के भीतर टकराव तब भड़कता है जब एट्रॉन एटन की वैधता को व्यवस्थित रूप से खराब करने का प्रयास करता है। वो एटन की विरासत को हथियार बनाता है, उसका मजाक उड़ाते हुए उसे आधा आम उत्तराधिकारी कहता है ताकि ये पता चले कि वो उत्तराधिकारी के लिए अयोग्य है, जैसे कि ऐसा करने से उसे इरेन के दिल में जगह मिल जाएगी। प्लेबॉय मूव्स के बारे में बात करें